गाइज वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। राइट, अब हम समझते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करना है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करता हूं प्रेपोजिशन को, तो प्रेपोजिशन वर्ड क्या है? बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री प्लस में पोजिशन। राइट गाइज, प्री प्लस में पोजिशन। देखिए प्री का मतलब क्या हो गया? बिफोर, और पोजीशन का मतलब क्या है हमारे पास? प्लेस। राइट, तो बिफोर अ प्लेस या फिर पहले। ठीक है, किससे पहले? किसी स्थान से पहले। अब यहां पे किस स्थान की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है नाउन या फिर प्रोनाउन की, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रपोजिशन। बट ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से। मैंने लिखा जॉन गोज टू मार्केट। राइट गाइज, मैंने लिखा ही गोज ऑन हिज बाइक। मैंने लिखा काव्या गोज along द रोड। फाइन, मैंने लिखा वी नीड अ रूफ ओवर अस। राइट गाइस, तो इन सभी सेंटेंसेस में से सबसे पहले आप देखिए कि नाउन क्या क्या है हमारे पास। राइट गाइस, यहां पे हम देख सकते हैं कि जो वर्ड जॉन है, मार्केट, बाइक, काव्या, रोड या द रोड ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे पास? नाउन है या नहीं गाइस? ये सारे क्या है? नाउन है। उसके बाद हम प्रोनाउन को अंडरलाइन कर लेते हैं, प्रोनाउंस को देखते हैं। देखिए यहां पर जो ही है वो क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। वी क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। अस क्या है? प्रोनाउन। यहां पे वैसे हिज भी है, पर ये हिज यहां पे प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है गाइस, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर के ऑलमोस्ट एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। याद कीजिए, आप लोगों को प्रोनाउन में ये डिटेल में बताया गया है, और साथ साथ एडजेक्टिव में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। देखने में लगता है ये, नो डाउट, हाँ देखने में ये कुछ कुछ लगता है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इट्स लाइक प्रोनाउन। इस तरह का एक और सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे काव्या गोज अलोंग द रोड, मैं लिख सकता हूं शी, ठीक है, गोज विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, अगेन देखिए हर जो है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है और पॉजेसिव केस में भी यूज होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो फ्रेंड्स है वो नाउन है, और यहां पर जो हर जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी फिलहाल हम अंडरलाइन कर लेते हैं अपने पार्ट्स को। कि देखिए ये जो वर्ड है ये क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। राइट, और मान लीजिए इससे पहले वाला वर्ड जो है वो क्या है? नाउन। वैसे ये भी नाउन ही है, ये भी नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ये भी नाउन को इंडिकेट कर रहा है। अब क्या कहता है प्रपोजिशन की डेफिनेशन? ऐसे वर्ड्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं। तो गाइस देखिए, नाउन से पहले क्या यूज किया गया है यहां पर? टू। हिज बाइक अगेन नाउन है हमारे पास, इसको क्या यूज किया गया है? ऑन। द रोड से पहले किसको यूज किया गया है? अलोंग। राइट, अस से पहले किसको यूज किया गया है? ओवर। और हर फ्रेंड से पहले किसको यूज किया गया है? विद को। यहां तक बात समझ आई? ये वर्ड्स क्या है हमारे पास जिनको मैंने सर्कल किया है? ये सारे के सारे वर्ड जो है मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, जिन वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है गाइस, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन है। राइट, ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन। तो आपने देखा, ठीक है ना, इनका यूज कहां किया गया है? नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले। राइट, और नाउन और प्रोनाउन कौन सा वाला? लास्ट वाला। लास्ट में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब एक और चीज देखिए, डेफिनेशन पूरी नहीं है। इनका यूज इससे पहले क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि ये जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं ये भी क्या है हमारे पास? नाउन या फिर प्रोनाउन ही तो है। ठीक है ना, इन वर्ड्स का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है ताकि ये दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन दिखा सकें। राइट गाइस, इन वर्ड्स का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले इसलिए किया जाता है ताकि वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन दिखा सके। उस तरह के वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहा जाता है। इसको और एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन दिखा सके, उस तरह के वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन कहा जाता है गाइस। ठीक है ना, ही गोज टू मार्केट,
ठीक है ना। तो मार्केट और जॉन के बीच में रिलेशन क्या है कि उसकी तरफ जा रहा है वो, राइट, उसकी तरफ। तो टू जो है वो इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द मार्केट, राइट। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं गाइस, प्रेपोजिशन। डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले यूज किए जाते हैं ताकि वो सब्जेक्ट के साथ अपना रिलेशन दिखा सके, आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। क्लियर गाइस, डेफिनेशन डन हुई है आप लोगों की। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमें करना क्या है कि हमें ये जो इतने सारे प्रपोजिशंस दे रखी हैं, हमें सीखना है सबसे पहले कि इनको कैसे यूज किया जाता है, राइट। इन, एट, ऑन, ऑन टू, ओवर, अलोंग, ये बहुत सारे प्रपोजिशन जो हमें दे रखे हैं, हम सबको सीखेंगे कि किसको कैसे कैसे यूज किया जाता है, राइट गाइस। तब तक एक नजर मार लीजिए आप, नोट करते हैं अब हम लोग प्रपोजिशंस को यूज कैसे करते हैं। देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, राइट गाइस, ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है, दो टेबल्स है बेसिकली। इस टेबल पे क्या रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है मिल्क, और यहाँ पे बैठी हुई है बिल्ली, ठीक है। थोड़ी बिल्ली हमारी ऐसी है, ठीक है, वी हैव टू एडजस्ट। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं कहता हूं कि दूध जो है, या दूध का जो बाउल है, वो कहां पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, आई कैन से द मिल्क इज लाइंग ऑन दी टेबल, इजंट इट, ऐसे कहा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, राइट गाइस, ऐसे ही कहा जाएगा, कैट जो है सिटिंग ऑन द टेबल। अब मान लीजिए ये जो कैट है इसकी नीयत खराब हो जाती है और ये दूध के ऊपर छलांग लगा देती है, ठीक है। तब हम इसको क्या कहेंगे, ऑन टू, राइट। मैं लिख सकता हूं कैट स्प्रैंग, यानी कि छलांग लगाना, ऑन टू द मिल्क। ऑन टू शायद पढ़ने में आपको अटपटा लग रहा होगा, तो हम चाहें तो ऑन टू की जगह पे अपॉन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा ऑन टू और ऑन के बीच में डिफरेंस। तो सबसे मोटा डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू, कि ऑन जो है वो इंडिकेट करता है गाइस रेस्ट को, और ऑन टू जो है वो इंडिकेट करता है किसको, मोशन को। यानी कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन टू का। और ऑन टू की जगह पे आप चाहें तो अपॉन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। देखिए अभी आपने देखा गाइस किसके बारे में, ऑन एंड ऑन टू, या फिर अपॉन के बारे में। अब हम देख रहे हैं इसी साथ में किसका, इन और इनटू के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये मैंने मान लिया ये रूम है, फाइन गाइस, मैंने क्या मान लिया, ये रूम है। अगर कोई पर्सन इस रूम के अंदर है तो व्हाट आई कैन से राइट, ही इज इन द रूम, कि वो जो है व्यक्ति वो रूम के अंदर है। यहां पर जो इन है, इनका मतलब क्या हो रहा है हमारे सामने, इनसाइड। इन मीन्स व्हाट, इन मीन्स इनसाइड, राइट। और अगर मैं कहता हूं इनटू, तो मैं कैसे कहूंगा, दैट द पर्सन इज गोइंग इनटू द रूम, ही इज गोइंग इनटू द रूम। फाइन गाइस, बात समझ आ रही है। इनटू का मतलब क्या है, मूविंग इनसाइड, राइट। इनटू का मतलब क्या है, इज मूविंग इनसाइड। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहां पर मोशन है, अगेन वही बात आ गई हमारे पास कि इन जो है वो इन किसको इंडिकेट कर रहा है, रेस्ट को, जबकि इनटू किसको इंडिकेट कर रहा है, मोशन को। तो अभी आपने देखा, यहां पर भी देखा था कि ऑन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा था, रेस्ट को, जबकि ऑन टू और अपॉन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं गाइस, मोशन को। ये दो पॉइंट्स हमें क्लियर हुए। इसी के साथ साथ हमने एक चीज और सीखी। वो चीज क्या सीखी कि आप देखिए, जैसे ही ऑन के साथ में टू लगा, ऑन के साथ में टू लगा, वो किसको इंडिकेट करने लग गया, मोशन को। इनके साथ में जैसे ही टू लगा, वो किसको इंडिकेट करने लग गया, मोशन को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गाइस जब भी टू किसी वर्ड के साथ लगता है तो वो किसको इंडिकेट करता है, मोशन को इंडिकेट करता है। वो कॉन्टिन्यूटी को इंडिकेट करता है कि काम जो है वो चल रहा है। आपको याद होगा, आपने देखा कई सारे वर्ड्स के मीनिंग में आपने देखा होगा कि उसके साथ लिखा होता है टू, टू प्ले, ठीक है, टू वर्क, इस तरह से मीनिंग दे रखा होता है। तो टू का मतलब क्या है, वो वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, मोशन को, और वो एक्चुअल में है क्या, वो बेसिकली वर्ब है।
ये बात याद आ रही है गाइस? 2 पॉइंट समझ आया आपको? कि एक तो पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि टू के साथ में क्या टू किसको इंडिकेट करता है, मोशन या फिर कॉन्टिन्यूटी को, और टू जो है जब वर्ड के साथ लगता है तो वो एक वर्ब की तरह एक्ट करता है। एक और चीज याद रखनी है कि टू जब भी आता है तो साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टू से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फाइन गाइस, तो अभी हमने 5 प्रपोजिशंस के बारे में देखा। 5 प्रपोजिशंस में किसमें देखा हमने? एक तो हमने इन के बारे में सीखा, ऑन के बारे में, इनटू के बारे में, ऑन टू के बारे में, और साथ साथ टू के बारे में थोड़ा सा सीखा। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसके बारे में और भी देखेंगे। राइट, तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फाइन गाइस, अगला देखते हैं हम किसके बारे में? इन और ऑन के बारे में। देखिए क्या है गाइस, इन, ठीक है, एट और ऑन, इसके अल्टीमेटली 3 यूज किए जाते हैं। कितने यूज होते हैं? 3 यूज होते हैं। ठीक है, 3 यूज मैं साइड में लिख देता हूं। पहला, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? पोजीशन के लिए। दूसरा, इसको यूज कर सकते हैं हम प्लेस के लिए। और तीसरा, इसको यूज कर सकते हैं किसके लिए? टाइम के लिए। अभी आपने इन और ऑन के बारे में पोजीशन देखी उसकी, कि किस तरह की पोजीशन को ये इंडिकेट करता है। राइट, उसके बाद हम देखते हैं आगे किसके बारे में? प्लेस के बारे में। देखिए गाइस, इन जो है वो किसको इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट बिग प्लेसेस। राइट, एट जो है वो किसको इंडिकेट करता है? स्मॉल प्लेस को। राइट, जैसे मैं कह सकता हूं बिग प्लेस में हमने कह दिया लाइक कंट्री, ठीक है गाइस, स्टेट, बिग टाउन। स्मॉल प्लेस में हम बात कर सकते हैं विलेज की, ठीक है, लाइक स्मॉल कोई टाउन है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें कोई लोकेलिटी। अब इस चीज को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। मैंने लिखा वी लिव इन दिल्ली एट जनकपुरी। वी लिव इन दिल्ली एट जनकपुरी। राइट, जनकपुरी के भी मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर ली, हालांकि काफी बड़ा है, फिर भी हमने कंसिडर कर लिया यहां पर। तो आपने क्या देखा कि दिल्ली जो है वो एक बड़ी जगह है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया? इनका। जनकपुरी जो है वो क्या है? छोटी जगह है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया? एट का। इसी तरह से अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करता हूं और मैं लिखता हूं वी लिव इन डैश, या वी लिव इन दिल्ली इन इंडिया। राइट, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि दोनों ही जगह बड़ी हैं, तो इसलिए दोनों के साथ किसका यूज किया गया है? इनका यूज किया गया है। मेरे कहने का पर्पस ये है कि आपको गाइस को कंपेयर नहीं करना है कभी भी। कभी ये मत समझना कि इंडिया एक बड़ी जगह आ गई है, उसके साथ दिल्ली लिखा हुआ है तो ये छोटा है, तो यहां पर हम एट लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज एक्चुअल में बड़ी है उसके साथ इनका यूज किया जाएगा, जो चीज एक्चुअल में छोटी है उसके साथ किसका यूज किया जाएगा? एट का। उसके बाद आता है ऑन। ऑन जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए? पर्टिकुलर प्लेस के लिए। राइट, पर्टिकुलर प्लेस के लिए। मैं कहता हूं जैसे कि देयर इज अ सेंट, ठीक है, मैंने कहा देयर इज अ सेंट, सेंट का मतलब संत, लिव, ठीक है, देयर इज अ सेंट लिव्स ऑन दैट हिल। ठीक है, तो यहां पर ऑन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? पर्टिकुलर चोटी को इंडिकेट कर रहा है। तो आपने देखा प्लेस के सेंस में इन, एट और ऑन को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर बड़ी जगह को इंडिकेट करना है तो इनका यूज कीजिए, छोटी जगह के लिए एट का यूज कीजिए, और अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करना है आपने तो किसका यूज करेंगे आप लोग? ऑन का। फाइन गाइस, तो ये दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइम की। बट टाइम के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। राइट, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फाइन, अब हम दोबारा से किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इन, एट और ऑन का कौन सा वाला केस? टाइम को इंडिकेट करने वाला केस। देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में गाइस? सिंस और फॉर के बारे में। आई होप आपको याद होगा कि सिंस जो है और फॉर जो है दोनों ही टाइम के लिए इंडिकेट यूज किए जाते हैं। सिंस जो है वो किसको इंडिकेट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। फॉर जो है वो दिखाता है किसको? पीरियड ऑफ टाइम को। फर्क समझ आया? पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा किसको दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम को। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैंने कह दिया आपसे लाइक सिंस 5 o'clock, फॉर 3 days, सिंस मंडे,
फॉर 3 आवर्स कर लीजिए इसको, 5 डेज कर लीजिए इसको, सिंस फेब्रवरी कर लीजिए, फॉर 3 वीक्स हो सकता है, फॉर 10 मंथ्स हो सकता है, सिंस 1956 हो सकता है, एंड फॉर 2 इयर्स हो सकता है। आप ध्यान से देखिए इन टाइम की तरफ कि जब कभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स टाइम की, कहता सिंस 5 o'clock, यानी कि ठीक 5 बजे से, यहां पे कहता है 3 घंटे से। अब वो 3 घंटे कौन से हैं? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, हमें तो नहीं पता, राइट। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ड्यूरेशन को। और ये किसको दिखाता है? फिक्स टाइम को दिखाता है। फर्क समझिए, कहता है सिंस मंडे, ठीक सोमवार से, और ये कहता है 5 दिनों से। अब वो 5 दिन कौन से हैं? मंडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू सैटरडे, वेडनेसडे टू संडे, हमें नहीं पता। इन द सेम वे फरवरी 1956, 2 इयर्स, इस तरह की जो ड्यूरेशंस हैं वो किसकी मदद से दिखाई जाती है? सिंस और फॉर की मदद से। अब देखिए इधर, अब मैंने इसको बताया है तो कुछ बताया, कुछ सोच के बताया होगा, इसकी तरफ ध्यान देते हैं कि गाइस देखिए इन जो है वो भी किसको दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम को। एट जो है वो इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों ही चीजें सेम दिखाती हैं तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए फर्क दोनों में ये है कि ये जो है ये दिखाते हैं शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम, स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम, और ये दिखाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि छोटा समय अगर होगा उसको इंडिकेट करने के लिए इन और एट का ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि, ठीक है ना, आई सी यू एट 5:30, ठीक है, आई सी यू एट 5:30 या आई मीट यू एट 3 o'clock। फाइन गाइस, यहां सिंपल क्या है? छोटे से टाइम की बात हो रही है। जैसे कि आई सी यू इन 10 minutes, राइट, आई डू योर वर्क इन अ डे। तो इस तरह के जो टाइम होते हैं, जो छोटे टाइम होते हैं, उनको इन और एट की मदद से दिखाया जाता है। जबकि राइट, फिक्स टाइम छोटे हैं अगर, तो उसको किसकी मदद से दिखा सकते हैं हम लोग? एट की मदद से दिखा सकते हैं, राइट। इसके बाद जो लास्ट बचता है हमारे पास ऑन। ऑन जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए? फिक्स डेट के लिए गाइस, फिक्स डेट के लिए। जैसे कि माय ब्रदर्स मैरिज फॉल्स ऑन 15th जनवरी 2021। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ऑन। ऑन का यूज कब किया गया? हमने फिक्स डेट के लिए। तो आई होप तीनों टाइम आपको फर्क समझ आया होगा कि गाइस, ठीक है ना, इनका यूज किस लिए किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका यूज वही है जो फॉर के लिए यूज किया जाता है। एट का यूज सेंस वाला सेम सेंस देता है, बट ज्यादातर छोटे टाइम के लिए यूज करते हैं। और ऑन जो है वो पर्टिकुलर डेट को बताता है। तो आपने इसका तीसरा केस भी देख लिया, वो किसको इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। एक लास्ट पॉइंट और ध्यान में रखना है, सिंस। सिंस जो है फिक्स टाइम को तो दिखाता ही है, बट साथ साथ ये जो है मतलब डेज के पार्ट, इट्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस तरह के जो पहर होते हैं हिंदी में जिनको कहा जाता है, उनको भी सिंस के साथ यूज किया जाता है, ना कि फॉर के साथ। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। राइट गाइस, तो आपको अभी तक इतने केसेस जो हैं वो समझ आ गए। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ और प्रपोजिशंस की तरफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, देखिए आप लोग मेरे हाथ की तरफ देखिए, आई होप आपको विजिबल है, राइट। अब देखिए क्या है, इस हाथ के ऊपर मैंने ये जो मार्कर रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? ऑन। द मार्कर इज ऑन माई हैंड, ठीक है, इट इज ऑन दी हैंड, इजंट इट? ऑन मतलब हाथ के ऊपर, इन कॉन्टैक्ट, कहां पर है? कॉन्टैक्ट में है। अगर यही मार्कर हाथ से ठीक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो मैं इसको क्या कहूंगा? ओवर। यहां पे कांटेक्ट में है तो क्या कहेंगे? ऑन। अगर कांटेक्ट से थोड़ा सा ऊपर है तो क्या कहेंगे? ओवर, राइट। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर तो है बट साइड में हो जाता है, तब हम इसको क्या कहेंगे? अबव। फर्क समझ आया गाइस आपको? दिस इज ऑन, ओवर एंड अबव। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पे है ओवर तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर। यहां पर है अबव तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिलो। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को ये सारी प्रपोजिशन समझ आई। इनको हम देखते हैं एक बार थोड़ा सा इमेज के जरिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हाथ बनाया आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा। अगर देखिए ये चीज जो है
कांटेक्ट में है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऑन। अगर ये चीज है बट एग्जैक्टली ऊपर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ओवर। और अगर कोई चीज है हमारे पास वो ऊपर है बट क्या है, थोड़ा सा साइड में है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, अबव। इसी तरह से हाथ है, हाथ के एग्जैक्टली नीचे है कोई चीज तो उसको क्या कहेंगे, अंडर। और अगर है नीचे बट कहाँ है, थोड़ा सा साइड में है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिलो। आई होप आपको ये पांचों प्रपोजिशन समझ आई होंगी। ठीक है ना। ऑन किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉन्टैक्ट को। ओवर जो है ऊपर को, और अबव जो है वो इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। ओवर का हालांकि एक और सेंस होता है, वो क्या होता है, ओवर द हेड कह सकते हैं। एक तो ऊपर तो है ही, एक ऊपर से निकल जाना भी होता है। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक यानी कि रेस्ट और मोशन दोनों को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। राइट गाइस, मान लीजिए कि गाइस ये क्या है, हमारे पास एक रोड है। ठीक है, रोड है, नदी है, नाला है, कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको क्या कंसिडर करते हैं। फाइन गाइस, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसको क्या समझना चाहते हैं। अब देखिए क्या है कि मैंने ये रोड कंसिडर की है। इस रोड के ऊपर अगर कोई पर्सन खड़ा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑन। अगर कोई पर्सन इस रोड के साइड साइड में चल रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, अलोंग। अगर कोई पर्सन, ठीक है ना, रोड से एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगा के चला जाता है तो इसको क्या कहेंगे, ओवर। और अगर वो क्रॉस कर जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ तो हम उसको क्या कहेंगे, अक्रॉस। राइट गाइस, कुछ प्रपोजिशंस को ध्यान से देखिए। मैंने कहा ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है, ही वॉक्स along the river यानी कि नदी के किनारे किनारे। he jumps over the drain। ड्रेन का मतलब नाला। यहां पे ना ओवर से मुझे एक याद आया, एक सेंटेंस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आई होप ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस की दो खासियत है। ठीक है, पहले तो हम अपना मतलब निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब है, हमारा पर्पस है ओवर को समझना। तो ये क्या कह रहा है कि एक चालाक भूरे रंग की लोमड़ी एक आलसी कुत्ते के ऊपर से कूद गई, यानी कि ऊपर से निकल गई। पहला पर्पस तो वो हो गया। दूसरा क्या है गाइस कि सेंटेंस के अंदर एक खासियत है कि सेंटेंस के अंदर ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स मौजूद हैं। राइट, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, कोई भी लेटर आप देख लीजिए, यू विल फाइंड ओवर हेयर। समझ आएगा इस। तो इस लेटर, इस सेंटेंस की खासियत है कि इसके अंदर सारे लेटर्स मौजूद हैं। आप चाहें तो एक सेंटेंस और नोट कर सकते हैं, आई एप यू। राइट, आई एप यू जो है इस सेंटेंस के अंदर सारे वॉवल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड है हमारे पास, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी सारे वॉवल मौजूद हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं अक्रॉस की तरफ। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, अक्रॉस क्या कहता है। मैंने लिखा आई स्वैम अक्रॉस द लेक। तो अक्रॉस द लेक का मतलब क्या है कि जो लेक है उसके कहा जाए तो बाउंड्रीज के अंदर अंदर या एक कोने से दूसरे कोने की तरफ मैं क्या करता रहा हूं, ठीक है, स्विमिंग करता रहा। यहां तक बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम। अब जब हम अक्रॉस की बात करते हैं गाइस, तो एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अक्रॉस की बात करते हैं तो साथ में थ्रू और आ जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और यहां से हम पार हो गए, तो इसको तो हम क्या कह देते हैं, अक्रॉस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अक्रॉस। इसी तरह से मान लीजिए कोई टनल है या कोई और रास्ता है जिसके आर पार अगर आप हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, थ्रू। राइट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रू कहते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो अगर इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, तो यानी कि क्या हुआ कि रिवर से मैं पार करके निकल गया। ठीक है, इसको दोनों सेंस हो सकते हैं, पार करके भी निकलना है या फिर जो डिफाइंड बाउंड्रीज हैं इन्हीं के अंदर अंदर आपकी अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको भी हम अक्रॉस कह सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा द ट्रेन पास थ्रू द टनल। द ट्रेन
पास्ड थ्रू द टनल। थ्रू का मतलब क्या है, उसके जरिए, उसके रास्ते से होकर के निकल गई। ठीक है गाइस, तो आपको आई होप ये प्रपोजिशंस क्लियर हो गई हैं कि ऑन जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी तक। और अगर मैं इस तरफ आता हूं तो इस तरफ हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं उनको कट कर देता हूं तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमने ऑन के बारे में पढ़ लिया, इनटू के बारे में, ऑन के बारे में, ऑन टू के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है गाइस, एट के बारे में पढ़ चुके हैं हम, टू के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने सिंस और फॉर के बारे में भी पढ़ लिया है। राइट, इसके साथ हमने पढ़ा है ओवर के बारे में पढ़ा है, अक्रॉस के बारे में पढ़ा है, अलोंग के बारे में पढ़ा है। फाइन गाइस, तो ये कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सॉरी बिलो भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अंडर भी पढ़ चुके हैं, ओवर भी पढ़ चुके हैं। फाइन, तो ये सारी कुछ प्रपोजिशंस है जो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो बाकी प्रपोजिशंस है उनकी तरफ अब हम आगे चलते हैं। फाइन गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और कुछ प्रपोजिशन है, जैसे कि मैंने उठाया बिटवीन एंड अमंग। देखिए दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि बिटवीन जो है वो यूज किया जाता है अबाउट टू, जब बात दो की है, दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात है। और अमंग का यूज हम तब करते हैं गाइस जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन देम। अगर मैं कहता हूं देयर इज अ डिस्प्यूट, शॉर्ट में लिख देता हूं बिटवीन देम, तो हम समझ रहे हैं कि जब यहाँ पे बिटवीन यूज हुआ है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कम दो लोग होंगे, इजंट इट। इसी तरह से जब हम बात करते हैं दो से ज्यादा लोगों की, ठीक है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। अमंग का यूज करते समय एक और चीज का यूज हमें देखना चाहिए, वो है अमंगस्ट। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में फर्क समझाऊंगा। जैसे कि आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, या आर्म्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड among them। फाइन गाइस, तो आर्म्स मतलब भीख जो है वो उनके बीच में बांट दी गई, या among पुअर्स। यहां तक बात क्लियर हुई हमें। तो आपने देखा कि यहाँ पे अमंग किसके लिए यूज किया गया है, फॉर मोर देन टू। यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। फाइन गाइस, आगे चलते हैं। पुअर की जगह हम चाहें तो लाइक कोई और भी पर्सन यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं अमंग और अमंग्स के बीच में। देखिए अमंग का यूज हम तब करते हैं जब इसके आगे वाला वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो। किससे स्टार्ट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो, जो हमने द दी में भी देखा था। और अमंग्स का यूज गाइस हम तब करते हैं जब इसके आगे वाला वर्ड एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा हो। किससे स्टार्ट हो रहा हो, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा अमंग बॉयज, और मैंने यहां पे लिखा अमंगस्ट ऑल। ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाला वर्ड एक वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से नहीं, वॉवल साउंड से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अमंगस्ट। अदरवाइज मैं क्या लिखूंगा, अमंग। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे और ध्यान देने वाली वो ये है, इसका यूज वही है जो हमने द और दी में डिफरेंस पढ़ा था, कि अगर आगे वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से है तो द पढ़ते हैं, अगर नहीं है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, दी। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है गाइज आपने, वो है अमिड एंड अमिडस्ट। क्या है हमारे पास वर्ड, अमिड एंड अमिडस्ट। तो देखिए अमिड और अमिडस्ट जो है वो भी अमंग और अमंग्स की तरह ही सेंस देता है, यानी कि मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों की बात अगर है तो वहां पे अमिड और अमिडस्ट का यूज कर सकते हैं। फर्क क्या होता है कि अमंग और अमंग्स का यूज तब किया जाता है जब ग्रुप कैसा होता है हमारे पास, काउंटेबल। और अगर ग्रुप हमारे पास कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, अमिड और अमिडस्ट का। आई होप आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि अमिड और अमिड्स में डिफरेंस जो होता है वो यही होता है जो अमंग और अमंग्स के बीच में होता है। यानी कि अगर आगे वाला वर्ड जो है एक वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो अमिड्स लिखा जाएगा, अगर वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, अमिड लिखेंगे। गाइस एग्जांपल की मदद से देखते हैं। द बिल वाज पास्ड अमिड पेंडेमोनियम। मैंने लिखा द बिल वाज पास्ड अमिड पेंडेमोनियम।
अब पेंडेमोनियम का मतलब क्या है? द सिचुएशन ऑफ ग्रेट चाओस या फिर नॉइस, एक भगदड़ या शोर शराबे वाली सिचुएशन। अब यहाँ पे हम इसको काउंट तो कर नहीं सकते गाइस, राइट? तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? अमिड का, ठीक है ना। अमिड्स का भी यूज कर सकते हैं कब? अगर हम इसके आगे वाला वर्ड एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा होता, जैसे कि अमिड्स्ट अस लिखा होता, ठीक है, तो ये हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि यू आर सिटिंग अमिड्स अस, ठीक है, टेकिंग अगेंस्ट अस, टॉकिंग अगेंस्ट अस, कि भाई तुम हमारे बीच में बैठे हो और हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ पर बन सकती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ गाइस कि बिटवीन किसके लिए यूज करना है? दो के लिए, दो सिचुएशंस के लिए, दो पर्संस के लिए। अमंग का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, ठीक है ना। अमिड का यूज भी इसी पर्पस के लिए किया जाता है। अमिड, अमंग और अमंग्स में डिफरेंस क्या होता है? वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का। अमिड और अमिड्स के बीच में भी वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस होता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इनके बाद वाला वर्ड एक काउंटेबल होना चाहिए, इसके बाद वाला वर्ड जो है अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। छोटा डिफरेंस है, आसानी से समझ आ रहा है आप लोगों को। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अब हम जरा इधर अपने चेक लिस्ट की तरफ चलते हैं कि हमने क्या क्या और पढ़ लिया है। हमने बिटवीन के बारे में पढ़ लिया, अमंग के बारे में पढ़ लिया, अमंग्स के बारे में पढ़ लिया, अमिड के बारे में पढ़ लिया और अमिड्स के बारे में पढ़ लिया, राइट। और बाकी जो है अब हम उसके बारे में चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में दोनों में डिफरेंस किसका है? सिर्फ एक एस का डिफरेंस है। मैं इसलिए इसको ग्रीन से लिख देता हूं ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर रहे, राइट। किसका डिफरेंस है? सिर्फ एक एस का। पर ये एस का डिफरेंस जो है इन दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, राइट। बिसाइड का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट टू, और बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम। मीनिंग एडजेसेंट टू का मतलब क्या है? बराबर में, ठीक है, कि आप जो है किसी के बराबर में बैठे हैं। इट्स लाइक दिस, ठीक है। मान लीजिए ये बेंच है और इस बेंच पर ये पर्सन बैठा हुआ है, इसके साथ में एक और पर्सन बैठा हुआ है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो हम कह सकते हैं ए इज सिटिंग बिसाइड बी एंड बी इज सिटिंग बिसाइड ए। इसका मतलब क्या है? आप लोग एक दूसरे के बराबर में बैठे हुए हैं, फाइन। और नेक्स्ट जो है हमारे पास बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब हुआ के अलावा, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिसाइड बॉयज देयर आर गर्ल्स ऑल्सो, कि भाई क्लास के अंदर लड़कों के अलावा लड़कियां भी हैं। बिसाइड्स बर्फी यू विल हैव रसगुल्ला ऑल्सो, है भाई, बर्फी के अलावा तुम रसगुल्ला भी खाओगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस, इस तरह के जो वर्ड हैं, उसमें आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि एस लगने से पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। आगे चलते हैं। एक और प्रपोजिशन है हमारे पास, वो क्या है? ऑफ। ये बहुत सिंपल सी है, मैं एक बार में समझा देता हूं। ऑफ जो है वो किसको इंडिकेट करती है? वो करती है सेपरेशन को। आप यहां देखिए, ठीक है गाइस, ये देखिए, ये है हमारा प्लेन, और प्लेन जो है वो क्या कर रहा है? टेक ऑफ कर रहा है, राइट। आपने वर्ड सुना होगा टेक ऑफ, मैंने बनाया इसीलिए है टेक ऑफ। ऑफ का, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे ही हवाई जहाज जमीन को छोड़ता है, इट इज कॉल्ड टेक ऑफ, इजंट इट? उसको क्या कह देते हैं हम? टेक ऑफ। तो ऑफ जो है वो इंडिकेट करता है किसको? सेपरेशन को। यानी कि जैसे ही अर्थ को छोड़ा, यानी जैसे धरती को छोड़ा, तो वो क्या हो गया हमारे पास? ऑफ। इसी तरह से आपने एक और फ्रेज सुना होगा, हैट्स ऑफ। आपने और सुन रखा होगा स्विच ऑफ, ठीक है। तो हैट्स ऑफ का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, हैट्स ऑफ टू यू। स्विच ऑफ का मतलब क्या है? जैसे आप बटन दबाते हैं सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है और लाइट बंद हो जाती है, या जो भी है। तो जहां कहीं पे भी वर्ड ओ डबल एफ लगा हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है गाइस सेपरेशन को या अलग होना। क्लियर? तो हमने तीन प्रपोजिशंस देखी हैं अभी, बिसाइड, बिसाइड्स, ठीक है गाइस, बिसाइड और बिसाइड्स, और साथ साथ हमने देखा है ऑफ के बारे में, राइट। अब ज्यादा प्रपोजिशंस नहीं है, हाँ आगे थ्रू देख चुके हैं हम लोग, थ्रू के बारे में भी, और थोड़ी सी प्रपोजिशंस बची हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। डन गाइस, आगे चलते हैं, ठीक है। भाई ये देखिए, ये मैंने बनाई है एक वॉल, ठीक है। ये क्या है गाइस? वॉल। और दीवार, हिंदी में कहेंगे दीवार, और दीवार में कौन खड़ा हुआ है? अमिताभ बच्चन, है कि नहीं भाई? दीवार में कौन था? अमिताभ बच्चन जी थे। तो ये कौन खड़ा है भाई? दीवार के साथ अमिताभ बच्चन खड़ा हुआ है। अब जो कोई पर्सन किसी चीज का सहारा लेकर के खड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? अगेंस्ट।
अब यहां पे देखिए अगेंस्ट के दो मतलब होते हैं। अगेंस्ट का एक मतलब तो है अपोजिट, ठीक है नहीं, कि आपके विरुद्ध कोई अगेंस्ट है, आई एम अगेंस्ट यू। और एक मतलब है लीन ऑन। लीन ऑन का मतलब है सहारे से, जैसे कि ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या है, वो दीवार के सहारे खड़ा है। इट्स लाइक मी, मैं खड़ा हूं मैं दीवार के सहारे। फाइन गाइस, एंड आई एम अगेंस्ट यू, मैं जो हूं तुम्हारे खिलाफ हूं, एक सेंस ये बनता है। तो ध्यान से इसको यूज करना है, पहली चीज। अब क्या है जी भाई, जो ये अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं, इनके सामने एक खड़ा है क्या, बुल। ठीक है गाइस, क्या खड़ा है, बुल यानी कि सांड। और पीछे की तरफ जो है वो क्या है, पीछे की तरफ उगी हुई है अच्छी अच्छी घास। तो अगर कोई चीज आपके सामने है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जा सकता है, बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ। क्या यूज कर सकते हैं, बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ। और आपके पीछे कोई चीज है तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, बिहाइंड। राइट गाइस, क्या यूज कर सकते हैं, बिहाइंड। जैसे कि द बुल इज स्टैंडिंग बिफोर यू या बुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दोनों ही सेंस ठीक बनते हैं। दूसरा कहता है देयर इज ग्रीन ग्रास, देयर इज ग्रीन ग्रास बिहाइंड मी। तो मेरे पीछे, जैसे मेरे आगे आप लोग हैं, मेरे पीछे क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है। क्लियर हुआ गाइस। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि अब ये जो बुल है, ये जो बुल है, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, मिस्टर बच्चन की तरफ बढ़ रहा है। तो जब कोई चीज किसी की तरफ बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, टूवर्ड्स या फिर टू, दोनों ही अप्रोच को इंडिकेट करते हैं। पर एक्चुअल में ये जो बुल था, ये बच्चन जी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये कहां जा रहा था, घास की तरफ जा रहा था। और अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही है तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, अवे। राइट गाइस। तो आपने देखिए कुछ प्रेपोजिशंस को देखा यहां पर। आपने देखा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का मतलब, अगेंस्ट का मतलब देखा आपने, बिहाइंड का मतलब देखा आपने, अवे का मतलब देखा, टुवर्ड्स और टू का मतलब देखा। ये कुछ प्रेपोजिशंस है जो आपने देखी। यहां पर हम देख सकते हैं, जरा कट कर देते हैं, हमारे पास कौन कौन सी कट गई है। राइट, हमारे पास कट चुकी है बिफोर और बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, अगेंस्ट कट गया हमारे पास, एक अवे इसमें लिखा ही नहीं था, वो मैं लिख देता हूं, एक ये भी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास सिलेक्टेड दो तीन प्रपोजिशंस रह गई हैं, उनकी तरफ हम देखेंगे। ठीक है, तब तक आप एक बार यहां से नोट कर लीजिए। मैंने गाइस एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। मैंने लिखा कि जॉन गोज टू दिल्ली फ्रॉम गोवा, दिल्ली फ्रॉम गोवा बाय कार। अब यहां पर इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या नोटिस किया गाइस, दिल्ली, गोवा, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास कार। तो यहां पर तीन प्रपोजिशंस हैं। सबसे पहली चीज जो है, कार के लिए यूज किया गया बाय। बाय किस लिए यूज किया जाता है, साधन। ठीक है ना, किसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, कौन इस काम को कर रहा है। जब हम किसी जगह को छोड़ करके जाते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। और जब हम किसी चीज किसी जगह की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं टू या फिर टूवर्ड्स। ये कुछ प्रपोजिशंस आप देख चुके हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब भी हम किसी चीज का यूज करते हैं किस लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब देखिए क्या क्या साधन यूज करते हैं आप लोग, कार, बस, ठीक है, ट्रक वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आता बट फिर भी, वैन, ठीक है, जीप, कुछ इस तरह के व्हीकल्स। ठीक है, कुछ इस तरह के व्हीकल्स। फिर मैंने कहा आपके सामने बाइसाइकिल यानी कि साइकिल, बाइक, जीप, सॉरी, कैमल, हॉर्स, डोंकी। फाइन, कुछ इस तरह की चीजें जिनकी पीठ पे सवारी की जाती है। फिर मैंने लिखा ट्रेन, बस, ट्रेन, बस, एरोप्लेन,
राइट, कुछ ऐसी बड़ी चीजें जिनका यूज हम करते हैं। सॉरी, बस नहीं आएगा यहाँ पर, ट्रेन के साथ साथ हम लिख सकते हैं मेट्रो, शिप, सबमरीन, कुछ भी। तो जब इस तरह के साधन, इस तरह के व्हीकल्स जिनका हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जब हम इन पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूज किया जाता है गेट इन, और उतरने के लिए गेट डाउन, या फिर आप चाहें तो आउट भी, पर आउट बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड यूज गेट डाउन। इसी तरह से ऐसी चीजें जिनकी पीठ पे सवारी की जाती है, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, गेट ऑन, और उतरने के लिए गेट ऑफ। राइट गाइस। और तीसरी चीज है, ये हालांकि प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये सिंपल वर्ड है, आपने सुना भी होगा, जब ट्रेन वगैरह पे, एरोप्लेन पे चढ़ते हैं तो उसके लिए वर्ड क्यों यूज करते हैं, बोर्ड, और उतरने के लिए क्या यूज करते हैं, डी बोर्ड। क्लियर हुआ गाइस। तो हमने यहाँ पर देख लिया किसके बारे में, बाय के बारे में, और देखा है फ्रॉम के बारे में, देख लिया है कि एक जगह को छोड़ करके जब हम जाते हैं, राइट। और ठीक है ना, अब हमारे पास सिर्फ 2-3 प्रपोजिशन और बची हैं, जरा उनके बारे में और लास्ट में नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फाइन गाइस, लास्ट की तरफ कुछ हमारे प्रपोजिशंस बचे हैं, उनकी तरफ देखते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं एक विद की। देखिए, विद का यूज कुछ पर्पस के लिए किया जाता है। पहला तो है अकंपनी। अकंपनी मतलब क्या है कि गाइस, आपका अगर कोई साथ है, ही इज विद मी, ठीक है, आई एम गोइंग विद हर, तो यहां पर क्या है, आप साथ को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके साथ कोई है। दूसरा क्या होता है, जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट या औजार या कोई ऐसा साधन है जिसकी मदद से कोई काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मान लीजिए बना दिया आपके सामने, मैंने लिखा ही इज हिटिंग हार्ड विद अ हैमर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ही इज हिटिंग हार्ड विद अ हैमर, तो वो क्या है, वो हैमर की मदद से मार रहा है। बात समझ आई। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं पेन इज टू राइट विद। पेन वो वस्तु है जिससे लिखा जाता है। तो आपने दोनों ही सेंस देखे कि जब हम किसी चीज का यूज करके कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। और जब कोई साथ होता है, साथ का इंडिकेट करना हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं, विद का। जब हम विद की बात कर ही रहे हैं तो इसमें 2 पॉइंट और याद रखिएगा, इन और विद इन। ठीक है, आई डू योर वर्क इन 10 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं आपका काम जो है वो 10 मिनट में कर दूंगा। 0 to 10 मैंने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, 1 2 और 9 8, कुछ इस तरह से। I'll do your work within 10 minutes. ठीक है, I'll do your work in 10 minutes और I'll do your work within 10 minutes. तो in 10 minutes का मतलब क्या है कि 10th मिनट तक I'll do your work, ठीक है, till 10th मिनट, 10वें मिनट तक मैं आपका काम कर सकता हूं। I'll do your work within 10 minutes मतलब before 10th मिनट, ये मिनट पूरा होने से पहले पहले की बात है कि I will do your work within 10 minutes मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है ना, तो 10वां मिनट होना नहीं चाहिए, उससे पहले की बात है। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि इन और विद इन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर गाइस। इसके बाद हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है ऑफ, ओ डबल एफ। मैं थोड़ा हटा देता हूं यहाँ पे ठीक है, क्योंकि छोटा ही पॉइंट बचा है, ज्यादा कुछ है नहीं। ऑफ और फ्रॉम ये बेसिकली साथ में आते हैं। ऑफ और फ्रॉम दोनों ही पहला काम जो है डेथ को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं गाइस, डेथ को। ध्यान रखिएगा, मृत्यु दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं कि अगर डेथ का रीजन, डेथ का कारण जो है, राइट, वो क्या है अगर डेथ का कारण जो है वो एक डिजीज है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। और डेथ के अलावा, डेथ का रीजन अगर कोई और है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑफ। जैसे कि ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कि वो जो है उसकी मृत्यु किस वजह से हो गई है, कॉलरा की वजह से होगी, फीवर की वजह से होगी, कुछ और चीज। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, भाई एक बम धमाका हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर डेथ का रीजन डिजीज है तो हम यूज करेंगे ऑफ, और डेथ का रीजन कोई और है तो क्या यूज करेंगे वहां पे, फ्रॉम। बट ऑफ का यूज यहां खत्म नहीं हो जाता है। ऑफ का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है पोजेशन।
यानी कि अधिकार को दिखाना, ठीक है ना, आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है, गोल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, बॉयज ऑफ माई लोकेलिटी। तो जब कभी भी अधिकार दिखाना है, पोजेशन दिखाना है, तो वहां पर भी ऑफ का यूज किया जा सकता है। तो इस नोट के साथ हमारे मेन सभी प्रपोजिशंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं गाइस, ठीक है। हमने सभी तरह के प्रपोजिशंस का बेसिक पढ़ लिया है। इसके अलावा इसमें जो बचता है वो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन करते समय हम गलती कर बैठते हैं, बट वो तब समझ आएगा जब आपको ये बेसिक पॉइंट सारे क्लियर होंगे। तो इसलिए मेक नोट्स ऑन इट, ठीक है। एक बार ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को देखिए, और अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है कि लाइव क्लास है आपकी, आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं वो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। हमने अभी तक देखा है कि प्रपोजिशन क्या होती है, प्रपोजिशन को किस तरह से यूज करना होता है, अलग अलग वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखना है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। वो पॉइंट क्या है गाइस, कि जब भी हम इन प्रपोजिशंस को यूज करते हैं तो कुछ छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। अभी हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिए हैं, सिर्फ सिलेक्टेड मेन पॉइंट्स लिए हैं जिनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप इतने पॉइंट्स को बड़े ध्यान से नोट करें और इन्हीं की प्रैक्टिस करें, तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास क्या कहता है गाइस, कि जब कभी भी प्रपोजिशन होगी और प्रपोजिशन के बाद में अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो हमेशा किसका होगा गाइस, ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑन जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्रपोजिशन, उसके बाद में क्या यूज किया गया है, एक प्रोनाउन यूज किया गया है, और ये प्रोनाउन जो है वो कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। इसी तरह से ऑन जो है यहाँ पर फिर प्रपोजिशन, और यहाँ पर जो यूज किया गया है वो क्या है हमारे पास, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूं बिटवीन यू एंड वी। तो क्या ये ठीक होगा, जी नहीं। बिटवीन जो है वो एक प्रपोजिशन है, उसके बाद लगने वाला ऑब्जेक्टिव केस होगा। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम रहता है, बट वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो हम यहां पर अस कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और अगर हम वी का यूज करते हैं तो वो गलत होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बारे में हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़ चुके। अगला कहता है पॉइंट नंबर 2, अगर दो शब्द दे रखे हैं हमें, हैविंग डिफरेंट प्रपोजिशन, जिसमें अलग अलग प्रपोजिशन यूज हो रही है, आर जॉइंड बाय कंजंक्शन, उनको अगर कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि एंड और एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकती है, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, कुछ भी, then appropriate preposition should be clearly mentioned। तो उनके साथ जो लगने वाली प्रपोजिशन है उसको साफ साफ मेंशन करना होगा। आप सेम प्रपोजिशन को दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते, जिसके साथ जो लगता है वो आपको दिखाना होगा। यहां देखते हैं, शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क। तो कॉन्शियस के साथ में किसका यूज किया गया है, ऑफ का। इंगेज के साथ किसका यूज किया गया है, इन का, ठीक है। और दोनों को किससे जोड़ा गया है, कंजंक्शन से। तो ये है हमारे पास कंजंक्शन। ये दो प्रपोजिशंस हैं, एक में ऑफ का यूज किया गया है, एक में इन का यूज किया गया है। इसी तरह से आई वॉज सरप्राइज्ड एट, क्योंकि सरप्राइज के साथ में एट का यूज किया जाता है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग। और एज वेल एज जो है वो हमारे पास कंजंक्शन है। एंड प्लीज्ड विद हर परफॉर्मेंस, प्लीज्ड के साथ में विद का यूज किया गया है। आई होप आपको समझ आया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस वर्ड के साथ किस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, और हमको उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज करना है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जिरंड के बारे में बात करता है। आपको पता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जो कि, ठीक है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है, अगर ये एक नाउन की तरह काम करने लग जाए, नाउन, ठीक है ना, अगर ये नाउन की तरह काम करने लग जाता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, जिरंड, राइट। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, जिरंड की तरह काम करने लग जाता है। तो ये कहता है कि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो नाउन की तरह काम कर रही है, ठीक है ना, तो शुड बी यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन। तो जब कभी भी प्रपोजिशन का यूज हुआ है उसके जस्ट बाद में किसका यूज होगा, फिर जिरंड का। जैसे यहाँ पे टू है, टू के साथ में किसका यूज किया गया है, गोइंग का। यहाँ पे है फ्रॉम,
फ्रॉम के साथ किसका यूज किया गया है, डूइंग का, ठीक है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मैं सिंगिंग का दीवाना हूं, तो ऑफ के बाद मैंने क्या लिखा, सिंगिंग। सिंगिंग जो है वो क्या है, एक नाउन है, वर्ब नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस। ये पॉइंट क्लियर हुए, 3 पॉइंट्स हमें समझ आ चुके हैं, ठीक है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं हम और सिलेक्टेड 2 पॉइंट्स की तरफ जिनके ऊपर क्वेश्चन फंस जाता है। कहता है preposition is not used before these words, these words का मतलब यहाँ पर जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं उनके साथ में प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, जैसे यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे, इस तरह के वर्ड्स। एग्जांपल देखते हैं, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑन है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ही विल गो देयर टुमारो। दे अराइव्ड हियर इन यस्टरडे इवनिंग, तो यहाँ पर भी जो इन का यूज किया गया है वो ऑब्सोलीट है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया जाएगा कि वहां पर एक प्रपोजिशन का अननेसेसरी यूज दिखाया जाएगा जो आपको हटाना होगा। डन गाइस, पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट को बड़े ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी गई हैं और ये वर्ब वो हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर यूज की जाती हैं। कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल में यूज की जाती है, बातचीत के लिए यूज की जाती है, ठीक है गाइस। एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, थैंक, वार्न, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, इस तरह की और भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं, यही सारी है। तो क्या कहता है, इनके साथ में, ठीक है, टू का यूज नहीं करना है विद वर्ब्स, इस तरह की कम्युनिकेशन वाली वर्ब्स के साथ में टू का यूज नहीं करना है, बट उसकी भी एक कंडीशन है कि अगर, ठीक है ना, टू का यूज कब नहीं करना है, अगर इससे पहले क्या दे रखा हो, एक ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो तो। अब यहां पे देखिए, इसको एक समझते हैं एग्जांपल की मदद से। आई एडवाइज टू हिम टू गो, आई एडवाइज टू हिम टू गो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर जो टू है इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एडवाइस के बाद में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आई एडवाइज, ये कम्युनिकेशन वाली वर्ब, इसके जस्ट बाद में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके तुरंत बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आई इन्फॉर्म टू द पुलिस, यहां पर देखिए टू द पुलिस जो है वो ऑब्जेक्ट है और यहां पर जो टू है इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्म के बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है तब टू लगाया जाता है। इस वाले केस में देखते हैं, आई वॉज टोल्ड टू द आई वॉज टोल्ड टू पोस्टपोन, सॉरी यहाँ पे पोस्टपोन है, आई वॉज टोल्ड टू पोस्टपोन द मीटिंग, तो पोस्टपोन जो है वो नाउन नहीं है, वो यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ से टू भी नहीं हटेगा, यहाँ पर टू एकदम ठीक है। ये टू तब हटता अगर यहाँ पर कोई और नाउन लिखा होता या कोई ऑब्जेक्ट होता हमारे पास, तब जैसे मीटिंग अगर इसके बाद लिखा होता तो हम इसको हटा सकते थे, इस केस में इसको नहीं हटाएंगे। आई होप गाइज आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, राइट। प्रपोजिशन में हम लगभग सारा पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है। कहने का मतलब है आपको अब जो एक्सरसाइज दी जा रही है और जो एक्सरसाइज ऑलरेडी आपकी बुक में है वो सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसको करने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो इसलिए कि कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जिनके साथ एक जो प्रपोजिशन है वो फिक्स होती है, तो हमें कई सारे वर्ड जो है मीनिंग एंड प्रपोजिशन याद भी रखने पड़ते हैं। वो आप लोगों की बुक में साफ साफ दिए गए हैं, राइट। पेज नंबर 47 पे आपको दिखेंगे कुछ प्रपोजिशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि उसके आगे बहुत सारी प्रपोजिशन है, आगे 15-20 पेजेस पे, तो सारी कर पाना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप 48 पेज तक आधी सिर्फ यहाँ तक इतने प्रपोजिशंस को आपको याद करना है। पेज नंबर 47 एंड 48 पर जो प्रपोजिशंस आपके लिए अवेलेबल हैं वो सारी की सारी आपने याद करनी है, वो काफी हद तक आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, राइट गाइस। इसी नोट के साथ अब मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, बाय बाय।